हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हैं जनाब खाकान नजीब साहब। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, नई हुकूमत के लिए मईशत की बहाली अब एक बड़ा चैलेंज है। IMF मुआहिदे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। IMF की नई शराइत पर अमल दरामद हुकूमत के लिए अब कितना बड़ा चैलेंज होगा? राना साहब, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कितना सोबरिंग मोमेंट है कि मैं ये कह रहा हूँ आपको कि पाकिस्तान को 24वें IMF प्रोग्राम में अपनी 76 साला हिस्ट्री में चले जाना चाहिए। जरा सोचिए कि एक ICU का डॉक्टर है और आपने 76 इयर्स अपनी जिंदगी के गुजारे हों। आप बिल्कुल आम फहम जबान में लोगों को समझ लेना चाहिए कि खड़े कहाँ हैं। और 76 साला एक जिंदगी में अगर मेरे वालिद हों और वो 24 दफा ICU में गए हों, तो आप कुछ तो कहेंगे ना कि यार आपके वालिद क्या डाइट नहीं ठीक लेते, एक्सरसाइज नहीं करते, क्या करते हैं वो, क्या उनकी आदत बुरी हैं, कोई तो चीज उनकी गलत होगी कि 24 दफा ICU में हुआ है। इसको आसान समझने का तरीका यही है कि कोई भी इंसान 24 दफा तो ICU में नहीं जाता। हम 24वीं दफा अपनी मईशत को ICU में लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा सोबरिंग मोमेंट है। 25 करोड़ आवाम का मुल्क, इतनी बड़ी माइंस एंड मिनरल्स की पोजीशन, इतना बड़ा एग्रीकल्चर, दुनिया का एक बहुत बड़ा जिसे आप कहते हैं वाटर का निज़ाम, डैम्स, एक इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन, और हम ICU की डॉक्टर के पास फिर जा रहे हैं जो कि ऐसी अद्वियात देगा तो जो हमें ICU में से 76 बरस से जब ये सारी सूरत हाल है, गलती कहाँ पर है सर? हमारी क़यादत ना अहल है, अवाम इनफ प्रेशर नहीं डालते हुकूमत पे कि राइट मेजर्स लिए जाएं, ये मसला किधर है सर? देखिए, मसले ये सारे ही एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो ये है कि कभी भी हमने ये सोचा ही नहीं। आज भी हम यही कह रहे हैं कि कोई फॉरेन कंसल्टेंट्स आ जाएंगे, आज भी हम यही कह रहे हैं कि कोई IMF का प्रोग्राम आ जाएगा। यार, वेयर इज योर ओन प्रोग्राम? वेयर इज योर ओन फिस्कल प्रोग्राम? फिस्कल इसलिए कि अभी टैक्स की आपने बात की, आप बताइए ना कि आप क्या रियल एस्टेट से टैक्स लेना चाहते हैं? आप इन्फोर्स करके अपनी टैक्स की कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं? जहाँ पे टैक्स गैप्स हैं 50-50% के हैं। खाकान साहब, ये जो तमाम अशिया पर IMF की जानिब से कहा गया है कि 18% GST लागू होगी, तो इससे महंगाई में कितना इजाफा होगा, आम आवाम पर कितना बोझ पड़ेगा? जैसे आपने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी आगे ICU वाली, मैं ये कहना चाह रही थी कि उसकी वजह से आवाम ICU में पहुंची हुई है। देखिए ना, ये तो जाना ही नहीं चाहिए इस तरफ। प्रोसेस्ड फूड्स, फर्टिलाइजर, FED शुगर पे नहीं है, GST पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे नहीं है, बहुत सी चीजें मैं IMF से आर्ग्यू किया करता था जब मैं गवर्नमेंट में काम करता था कि हमें नहीं करनी चाहिए। आज 25% इन्फ्लेशन पिछले साल है, आज 25% इन्फ्लेशन इस साल है, तो क्या IMF आपको ये कहेगा कि GST लगाकर कीमतें बढ़ा लें? अगर कह रहा है तो अपनी टीम तैयार कीजिए उन 8 PhDs के सामने बिठाने के लिए और उनको कहिए कि नहीं, मैं जैसे गुजारिश कर रहा था कि मैं रियल एस्टेट, पाकिस्तान की इन्फोर्समेंट मेजर्स लेकर, पाकिस्तान के वो पॉलिसी मेजर्स लेकर जो अंडर टैक्स एरियाज और जिसमें टैक्स एफिशिएंसी कम है, उनमें जाकर ये गैप पूरा कर दूंगा। अगर आप ये नहीं करेंगे और 9% ऑफ GDP पे ही रहेंगे, टैक्स टू GDP जो FPR का है पिछले एक दिहाई से चल रहा है। खाकान नजीब साहब, जितने ये इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं जिनका आप भी जिक्र कर रहे हैं, आप भी इस हवाले से मुसलसल बात करते रहे, हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं इकॉनमी के मुख्तलिफ अखबारात में, वो अपने ओपिनियंस लिखते रहते हैं। इस बार हुकूमत जो अब आ रही है इक़्तिदार में, उनके आपको जो मेजर्स लग रहे हैं वो कितने संजीदा लग रहे हैं? अभी वज़ीर ख़जाना की जब हम बात करते हैं, इसहाक़ डार इस बार उम्मीदवार नहीं है, मुसद्दिक मलिक का नाम है और दूसरे एक बैंकर है हमारे साथ, उनका नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब। तो ये कितना राइट डिसीजन होगा? पब्लिक फाइनेंस में जो आप करना चाहते हैं वो तो आप सामने रखेंगे। पहले तो पूरे टैक्स के मेजर्स हैं, फिर एक एक्सपेंडिचर के मेजर्स हैं। अब बहुत सी सोच ये है कि कुछ एक्सपेंडिचर के मेजर्स ऑस्टेरिटी प्रोग्राम्स के थ्रू काट दिए जाएं। मैं फिर कहता हूँ, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल टेक्निकल एरिया। लोग लाइए जो आपको बता सकें कि प्रोफेशनली एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पाकिस्तान की कैसे करनी है। एक ये सोच होती है कि जैसे कोई खर्चे काटने हैं, भाई खर्चे नहीं काटने, पाकिस्तान के बढ़ते हुए खर्चों की जो शरह है उसको कम करना है। इसको ही नहीं लोग समझ पाते और आमदनी भी बढ़ानी है जी। और दूसरी सूरत यह है कि पाकिस्तान की आमदन जो कि 9400 अरब अगर इस साल हो भी जाती है और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ऐड कर लें, तो इस काबिल नहीं है फेडरल की आमदन कि वो अपने डेट और मार्कअप की पेमेंट कर सके। उसके लिए भी 1000 अरब बोरो करेंगे। पहले इतना बड़ा रेड अलार्म तो दीजिए। आई थिंक ये जो बिजनेस एज यूजुअल की थ्योरी है पाकिस्तान में इस वक्त,
ये चलेगी नहीं। पाकिस्तान उस दहाने पे खड़ा हुआ है जहाँ पे चीजें ऐसी हैं कि इनको टर्न अराउंड की सर्जरी लोकल डॉक्टर्स को करनी पड़ेगी। काका नजीब अगर साहब, आप हमारे पास उसी कोई इकोनॉमिक मॉडल ऐसा है इस वक्त दुनिया में, कोई ऐसा इकोनॉमिक मॉडल राइज हो जिसको मिमिक कर लिया जाए? और मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगी हाकान साहब, हम हमसाया ममालिक की एक शादी चल रही है और हर तरफ उस शादी के चर्चे हैं। और वो उनकी जो वाइफ हैं अंबानी की, रात को मैंने एक मीम देखी, उसमें उन्होंने एक नेकलेस पहना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा महंगा था, $1 मिलियन का वो नेकलेस था, और उस पर लिखा हुआ था कि कुछ नहीं, बस पाकिस्तान की जीडीपी इन्होंने गले में डाली हुई है। देखिए, अब जो आपने इंडिया का ही जिक्र किया तो उसी को देख लें। अब डॉक्टर सिंह को इंडिया हमने बहुत कैसे इतना दफा बहाल हो सुना, गया है? जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत दफा सुना, कॉन्फ्रेंसेस पे भी देखा। देखिए, वो एक टावरिंग पर्सनालिटी थे 1990 की दिहाई में। उनकी जो स्पीच है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं भी कई दफा पढ़ता हूँ। फिर उन्होंने एक इसका ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट एम डॉक्यूमेंट के नाम से आया। इसी तरह ली कुआन यू ने सिंगापुर में किया, महातीर ने मलेशिया में किया। इसी तरह एक टीम जनरल पाक ने पुट टुगेदर की, उनका प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छा काम करता था। ये सारी मिसालें तो है ना। डेन चाओपिंग ने चाइना में किया। इससे बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ये वो टावरिंग पर्सनालिटीज थी जिन्होंने होम ग्रोन प्लान लिखा। इनमें से जितना आपको मैंने जिक्र किया ना, इसमें से किसी मल्टीलैटरल का जिक्र इन ममालिक में नहीं है। इनके अपने वो जिसे कहेंगे होम ग्रोन अपनी थिंकिंग थी जिसने इस मुल्क को निकाला। पाकिस्तान की थिंकिंग आउटसोर्स्ड है। मुझे ये बहुत दुख से, मैं हमेशा ये गुफ्तगू करता हूँ, मैंने एक आर्टिकल लिखा इस पे जिसका मतलब था ट्रूली अनलकी। आई थिंक इस सेंस में पाकिस्तान ट्रूली अनलकी हो गया है। जो टेक्नोक्रेसी की इनपुट है वो टोटली मिसिंग है, और आज भी हम फॉरेन कंसल्टेंट्स ढूंढ रहे हैं, कानजीब IMF साहब, का वैसे प्रोग्राम ढूंढ रहे एट हैं। द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन और एक सवाल करने की मैं जिसारत करना चाहता हूँ, और वो यही है कि क्या आपको लगता है कि अब तक की तारीख में हमारे जितने भी हुक्मरान आए इक़्तिदार में, क्या वो नाअहल हैं, या फिर इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटजिकली इस पोजीशन में है या इस पॉइंट पर है ख़ित्ते की कि वहाँ पर ना चाहते हुए भी अपनी मर्जी के कोई फैसले नहीं किए जा सकते? देखिए, एक जियो स्ट्रेटेजिक प्रेशर और अहमियत तो पाकिस्तान की है। इससे फ़ायदा भी हुआ जब ये खत्ते में हमें बहुत रकूम भी मिली, हमारे कर्जे भी रीशेड्यूल हुए। पर मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह देता हूँ, इसका जवाब बड़ा आसान है। जब जनरल मुशर्रफ मरहूम छोड़ के गए पाकिस्तान की पावर, तो जो पावर सेक्टर था उसका जो सर्कुलर डेट था वो 100 अरब का था। ये आपने मेरी बात बहुत गौर से सुननी है, आपको जवाब मिल जाएगा। जब पीपीपी की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 500 अरब का था। ये बात मुझे इसलिए याद है कि जैसे पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो हमने इस डेट को 480 अरब रुपया क्लियर किया, पर जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 1100 अरब था। जब पीटीआई की गवर्नमेंट छोड़ के गई तो ये 2300 अरब था, और जब पीडीएम ने छोड़ा तो 2500 अरब था। अभी भी जो केयर टेकर्स गुजरे इतना ही रहा, और अब भी तकरीबन 2500 से 2700 अरब के दरमियान है। So the power sector has been bleeding despite कि हर एक ने कोशिश करके देखी, नए प्लांट्स भी लगाए। अब इसका इलाज 2 लफ्जों में है। आप जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर की, मुल्क पे ये प्रेशर टूटेगा नहीं। ठीक है, तंजीमें नौ करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे हमारे मईशत जनाब नजीब साहब, और बता रहे थे कि हमें मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए कौन से इक़दाम की सख्त ज़रूरत है।